नमस्कार दोस्तों, जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब सर आप लोगों के लिए आज भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया हूं। आज हम लोग नागरिकता से संबंधित सभी जानकारी को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और मेरा मानना है इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में नागरिकता से संबंधित प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि यहाँ किसी ट्रिक को बताने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि विस्तार से सभी जानकारी को एक जगह एकत्र करके आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। किसी भी सफलता को पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों, उसे विस्तार से जानिए और आसानी से सफलता आपके प्राप्त होगी। तो दोस्तों प्रारंभ किया जाए। नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में उपबंध है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में उपबंध है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। हम लोग को मालूम है कि भारत कैसा देश है, एक लोकतंत्रात्मक देश है और लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता व्यक्तियों को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका कुछ न कुछ दायित्व है, आपको कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हुआ है और आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। यह सभी जो उपलब्ध होता है वह नागरिकता के आधार पर ही आपको उपलब्ध होता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब संविधान निर्माताओं के पास, जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, उसके पास सबसे चिंतित का विषय यह था कि किसे भारत का नागरिक माना जाए और किसे नहीं माना जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों ने बहुत चिंतन मंथन करने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण में नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान बनाए उसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। तो 5 से 11 अनुच्छेद याद रखिएगा और ये किस में है? भाग 2 में है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी अनुच्छेद 5 में जो बातें कही गई है वह जिस समय हमारा संविधान प्रारंभ हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, उस समय कैसे नागरिकता प्रदान की जाएगी उसके संबंध में बातें कही गई है। आइए हम लोग अनुच्छेद 5 को विस्तार से जानें। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता माना जाएगा, यानी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ था। यानी पाकिस्तान के बंटवारा से पहले जो भारत था अविभाज्य भारत में हुआ था और अविभाज्य भारत में रहता था, अविभाज्य भारत में रहता था। साथ ही उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ था। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ था, अविभाज्य भारत में रहता था, साथ ही उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ था। इस अनुच्छेद 5 में एक बातें और जोड़ी गई थी, आइए उसे देखते हैं। अनुच्छेद 5 में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति भारत के संविधान के लागू होने से ठीक पहले
कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि 5 वर्ष से भारत में अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले रह रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अनुच्छेद 6 में। इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में प्रावधान का वर्णन है। अगर अनुच्छेद कोई पूछे कि 6 में किसका उल्लेख है तो वह जो व्यक्ति पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गया और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 6 में कहा गया है। आइए हम लोग अनुच्छेद 6 को जानते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, याद रखिएगा पहले कहा जा रहा है, 19 जुलाई 1948 ये तारीख याद रखिएगा। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया है, समझने का प्रयास कीजिएगा, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया है तथा वह व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकृत कर लिया गया हो तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, यानी मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया है उसके संबंध में प्रावधान है और डेट है 19 जुलाई 1948 को। जो पहले आया है उसे भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया है तो उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देना होगा। उस आवेदन देने के बाद उसे पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकृत करने के बाद ही उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन शर्त इसमें यह रखा गया है कि वह व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन तब कर सकता है जब वह 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद 6 माह से भारत में रह रहा हो। आसानी से समझिएगा कि 19 जुलाई 1948 एक डेडलाइन है। अगर आप इससे पहले भारत आ गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं या 19 जुलाई 1948 को भारत आते हैं तो वैसी स्थिति में आपको पहले 6 माह भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद 6 माह रहने के बाद आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। आवेदन होने के बाद आपको पंजीकृत किया जाएगा, तब आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ शर्त फिर क्या बताया गया है, यह शर्त जो है वह दोनों के लिए है, चाहे आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं चाहे आप 19 जुलाई 1948 को बाद आए हैं। यह शर्त दोनों पर लागू होता है। यदि व्यक्ति के माता पिता पितामह में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो और भारत में रहते आ रहे हों, यानी अविभाज्य भारत में रहते आ रहे हों, ये दोनों के लिए लागू होता है। अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो आपका माता पिता पितामह में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो और भारत में रहते आ रहा हो। आइए हम लोग अनुच्छेद 7 को जानने का प्रयास करते हैं। इस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन यानी जाने वाले लोगों की नागरिकता संबंधित प्रावधान का वर्णन है। जो व्यक्ति भारत को छोड़कर के पाकिस्तान चला गया उसके संबंध में अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया है। आइए हम इसे जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात
भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है और वापस भारत आना चाहता है तो इस भाग में यह कहा गया है कि वह अनुच्छेद 6 का पालन करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी वह व्यक्ति भारत आ जाए, 6 माह भारत में रहे और सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीकृत हो, तब उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 7 में, यानी जो भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। आइए हम लोग अनुच्छेद 8 को जानते हैं। संविधान के इस अनुच्छेद में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंधित प्रावधान का वर्णन है। यानी इसमें जो भी बातें कही गई है वह भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान कही गई है अनुच्छेद 8 में। आइए हम लोग अनुच्छेद 9 को जानते हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है, लेकिन लगा दिया गया है, बट लगा दिया गया है, अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग आसानी से इस बातों को समझ गए होंगे कि इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 9 में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6, 8 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, लेकिन अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी आप भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से आप छोड़ देते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आइए हम लोग अनुच्छेद 10 को पढ़ते हैं। 11 को। 10 महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे यहाँ बताने का प्रयास नहीं किया गया। अनुच्छेद 11। इस अनुच्छेद के उपबंध के अनुसार देश के नागरिकता के संबंध में भारत की संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी नागरिकता के संबंध में कौन कानून बना सकता है, कौन विधि बना सकता है, तो हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में भारत की संसद को विधि बनाने का अधिकार है। भारतीय संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए अनेक कानून नागरिकता से संबंध में बनाए हैं। तो वो सभी हम लोग यहाँ एक जगह एकत्र करके देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, आप लोग को मालूम है सबसे पहला इसे ही बनाया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो हाल ही में पारित किया गया भारतीय संसद के द्वारा। हम लोग इन सभी अधिनियम के बारे में जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें और थोड़ी लंबी वीडियो होगी परंतु आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि यहाँ विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या सब बातें कही गई थी। भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित व्यापक कानून 1955 में पारित किया, जिसे नागरिकता का अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रावधान का वर्णन किया गया है। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं, आइए हम लोग उसे देखते हैं। नंबर 1 पे है जन्म से नागरिकता।
इसमें कहा गया है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद यानी जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा, ऐसा नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया। लेकिन इसमें अपवाद क्या हो जाएगा? इसमें 2 अपवाद है। पहला, विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे, जैसे हर देश में राजनयिक होते हैं, राजदूत होते हैं जो विदेश से आते हैं, तो वे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। अगर उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये अपवाद है। ऐसा न मान लें कि जन्म भारत में हुआ है तो नागरिकता भारत की मिल जाएगी, इसे अपवाद में रखा गया। दूसरा कहा गया अपवाद में है शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। यानी भारत का वैसा क्षेत्र जो शत्रुओं के अधीन है, अगर उस क्षेत्र में उत्पन्न बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो हम लोग जन्म के आधार पर नागरिकता समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे है वंशानुगत के आधार पर नागरिकता। इसमें क्या बताया गया है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। इसके अनुसार 26 जनवरी 1950 या इसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। यानी किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ हो, तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को जन्म के समय यह देखा जाएगा कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है कि नहीं है। अगर किसी विदेश में वह बच्चा जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उस बच्चे को वंशानुक्रम यानी वंशानुगत के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आइए इसमें क्या जोड़ा गया। नोट, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता का प्रदान करने का प्रावधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया। प्रारंभ में केवल पिता को आधार माना गया था, लेकिन 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा माता को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगर माता की नागरिकता देखी जाएगी, यानी अगर विदेश में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी माँ भारतीय है, तो उसका बच्चा अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह नागरिकता उसे मिल सकती है। प्रारंभ में केवल पिता को ही आधार बनाया गया था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 भी हम लोग यहाँ पर देख लिए। इसके बारे में आगे कोई जानकारी नहीं होगी क्योंकि इसमें यही बातें जोड़ी गई थी। आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग 5 नागरिकता जो प्राप्त होने का प्रावधान दिया गया था 1955 में, उसे जान रहे हैं। पंजीकरण के द्वारा जो व्यक्ति ऊपर जन्म के आधार पर, ऊपर में जो भी बताया गया नंबर 1 पे जन्म के आधार पर या वंशानुगतता के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता, उसके लिए पंजीकरण के द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी जो व्यक्ति न जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है, न वंशानुक्रम से हो सकता है, अगर वो नागरिकता लेना चाहता है, नागरिक बनना चाहता है, तो उसके लिए विकल्प खोला गया पंजीकरण द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा वह भारत का नागरिक हो सकता है। जैसे वह विदेशी व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो। अगर किसी विदेशी व्यक्ति का विवाह भारत के नागरिक से हुआ है तो वह भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन पंजीकरण के द्वारा। और इसमें है व्यक्ति, जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, वह व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो। व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, अगर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगली जानकारी की ओर।
देशीकरण द्वारा नागरिकता, नंबर 4 पे है देशीकरण। आइए इसे जानते हैं। जब किसी विदेशी या देशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है, यानी जब कोई विदेशी व्यक्ति है और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो देशीकरण के विधि द्वारा उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसमें कहा गया है जब किसी विदेशी का देशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार के द्वारा मंजूर कर लिया गया है तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। कई बार हम लोग देशीकरण को समझ नहीं पाते हैं, तो आप लोग इसे आसानी से समझें। देशीकरण का तात्पर्य हो गया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है, न वह जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, न वो वंशानुगत के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो वह देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे आवेदन देना पड़ेगा और उसके आवेदन को भारत सरकार अगर स्वीकार कर लेती है तब उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके बाद वह भारत का नागरिक बन सकता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 5वां पॉइंट की ओर। भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। इसमें क्या कहा गया है? यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है तब भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस राज्य क्षेत्र में कौन से व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। यानी उस क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उसे किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाए वह भारत सरकार यह निर्दिष्ट कर सकती है। यही 5 में कहा गया है। तो अभी हम लोग 5 पॉइंट को देखें, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो कही गई थी कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जाएगी, वह हो गया नंबर 1 पे जन्म के आधार पर, नंबर 2 हो गया वंशानुगत के आधार पर नागरिकता, नंबर 3 हो गया पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, और नंबर 4 हो गया देशीकरण द्वारा नागरिकता, और नंबर 5 हो गया भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। आइए अब हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 को जानते हैं। पहली बार भारत नागरिकता में संशोधन किया गया 1986 में आकर के। तो इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में परिवर्तन कर नागरिकता संबंधी उपबंध को 1986 में संशोधित किया गया। इसमें नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। इस प्रावधान को हम लोग समझें। क्या प्रावधान किया गया था? भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, यानी भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, यानी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे भारत में लगातार 5 वर्षों तक रहने का, यानी कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके पूर्व यह अवधि कितने दिन की थी? 6 महीना की थी। यानी हम लोग अभी पढ़े थे ना, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप भारत आए हैं, तो अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण तो कराना होगा, लेकिन उससे पहले 6 माह रहना पड़ेगा। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में इस 6 माह को बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया। अब जन्म के आधार पर आपको नागरिकता केवल नहीं मिलेगी, बल्कि आपको अगर नागरिकता चाहिए तो भारत में 5 वर्ष तक रहिए। अब जन्म के आधार पर उन्हीं व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक पहले से ही भारत का नागरिक रहा हो, जबकि इससे पूर्व के अधिनियम में मात्र जन्म से स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। अभी आप लोगों को बताया गया कि हम लोग प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय प्रावधान बनाया गया कि जन्म अगर भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1986 में इसे संशोधन कर दिया गया और कहा गया केवल जन्म ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपके माता पिता में से कोई एक पहले से ही भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर माता पिता में से कोई एक नहीं है तब आप
5 वर्ष तक रहिए और उसके बाद पंजीकरण कराइए, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में निवास करने की शर्तें जो पहले 5 वर्ष की थी उसे अब बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया। अभी हम लोग देशीकरण को जाने थे कि अगर कोई विदेशी नागरिक है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है देशीकरण के माध्यम से, तो उसे भारत में आकर 5 वर्ष रहना पड़ेगा। तो प्रवासी है, तो प्रवासी के बारे में कहा गया है, तो प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता जो प्राप्त करेगा वह 5 वर्ष से अवधि को बढ़ा करके अब 10 वर्ष कर दिया गया है। या इसमें 10 वर्ष को याद रखें कि देशीकरण कब किया गया? 1986 में किया गया। इस 1986 के अधिनियम में एक बात और जोड़ी गई, उसे देखते हैं। इस अधिनियम के पश्चात भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया। यानी भारतीय पुरुष अगर किसी विदेशी महिला से विवाह करती है तो उस महिला को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह संशोधन 1986 के अधिनियम में किया गया था। भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति का अगर भारत की नागरिकता समाप्त होती है, भारत में कौन कौन से ऐसे हैं नियम जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो भारतीय नागरिकता 3 तरह से समाप्त हो सकती है। 3 तरह ही मुख्य है। ये 3 तरह से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसमें नंबर 1 पे है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, अगर आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग कर देते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इन्हीं अन्य देश, यहाँ गलती से छप गया है, यहाँ होगा किन्हीं अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करने से। नागरिकता अगर किसी अन्य देश की आप नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने से। यही 3 कारण है कि आपकी नागरिकता भारत से समाप्त हो सकती है। या तो आप स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं नागरिकता के लिए, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आप स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता सरकार कब छीनती है? जब आप देश विरोधी कोई कार्य करते हैं, तब ऐसी स्थिति में सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। आइए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 को जानते हैं। ये जानकारी बहुत कम पुस्तक में उपलब्ध होती है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ इस वीडियो में इसे उपलब्ध कराया है। तो जानते हैं क्या इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में। 7 जून 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समस्त भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से प्रवास कर गए थे। यानी 26 जनवरी 1950, ये डेडलाइन इसमें दिया गया है। 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से चले गए थे, उस व्यक्ति को दोहरी नागरिकता देने के लिए भारत के सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को, यानी कि सभी को नहीं, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता देने की बात कही गई थी इसमें। उसकी घोषणा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 को पारित किया, क्योंकि इससे पूर्व 2003 के अधिनियम में मात्र 16 देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए ही दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी। यानी इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 से पहले केवल 16 देश के भारतीय मूल के व्यक्ति को ही दोहरी नागरिकता की बात कही गई थी, लेकिन इस अधिनियम में सभी को दोहरी नागरिकता की बात कही गई, लेकिन इसमें भी टेल जोड़ा गया है। तो टेल क्या है?
जबकि 2005 के नए संशोधित अधिनियम में यह व्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी देश के नागरिकों के लिए यह किया गया है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोहरी नागरिकता आपको नहीं दी जाएगी अगर उस देश के आप नागरिक हैं। बाकी अगर किसी देश के नागरिक हैं तो आपको दोहरी नागरिकता दी जाएगी, यही इसमें बताया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगली जानकारी की ओर। आगे आप लोग को बताया गया एकल नागरिकता। यह क्या है एकल नागरिकता, इसे समझते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है। राज्यों की अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नागरिक भारत के अलग अलग राज्यों के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता सिर्फ एक है, वह है भारतीय नागरिकता। यानी कहने का तात्पर्य यह है जो हम लोग भारतीय नागरिक हैं और हम लोग की नागरिकता केवल एक है, भारतीय नागरिक। हम लोग अलग अलग राज्यों के निवासी हो सकते हैं, अधिवासी हो सकते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता एक है, किसी राज्य का अलग अलग नागरिक नहीं है। इसलिए भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। जबकि यही स्थिति देखा जाए तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अलग है। अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बढ़ते हम लोग भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसे याद रखें। नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं उसे हम जानते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 है ना, 15, 16, 19 एवं 29 द्वारा प्रदान मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिकों को ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए मतदान करने का अधिकार है और कोई विदेशी मतदान तो कर नहीं सकता है। ये अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। केवल भारतीय नागरिक भारत में कुछ पद पर धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद हो, ये सभी पद है। महान्यायवादी का पद हो, राज्यपाल का पद हो, महाधिवक्ता हो, इत्यादि बहुत सारे पद हैं। ये पद पर केवल भारतीय नागरिक ही पद ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम लोग अंत में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को जानते हैं। भारत की संसद द्वारा पारित यह अधिनियम है जो नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करके बनाया गया है। किसे संशोधित करके? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को संशोधित करके। इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या है, इसे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, यानी ये सब का याद रखिएगा, पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नोट, इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 साल को बनाया गया। इससे पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 11 साल रहना पड़ता था। इसे कम करके 5 साल कर दिया गया इस नए कानून में। और यह साथ में यह भी कहा गया, इस अधिनियम में यह कहा गया कि जो प्रवासी अवैध रूप से 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी जो डेडलाइन है वह 31 दिसंबर 2014 को। यह अधिनियम 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति मिल गई। तो 10, 11, 12 क्रम में है।
और यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। तो प्रिय दोस्तों, हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित सभी बातों को यहाँ पढ़ा। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है क्योंकि जानकारी ज़्यादा थी, इसीलिए आपको एक जगह इसे उपलब्ध कराने का और एक ही वीडियो में प्रयास किया गया। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जीएस स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। इनसे पहले आपको पुनः एक बार कहता हूँ कि जीएस स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।